हमने व्याकरण में जो सबसे पहले संधि का जो टॉपिक लिया है, उस संधि के टॉपिक में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन संधियों के बारे में चर्चा करने के लिए कहा था। स्वर संधि के बारे में हमने चर्चा की पहले। स्वर संधि के हमने कंप्लीट पूरे भेद पढ़ लिए हैं। स्वर संधि के भेदों को समझ लिया है। स्वर संधि को हमने संक्षिप्त रूप में समझ लिया है। इस प्रकार हम स्वर संधि करने के बाद में जिस अगली संधि में व्यंजन संधि जो हमारी चल रही है, तो पहले व्यंजन संधि है क्या चीज, क्योंकि अभी वही बात है, कई बार नया वीडियो देखते हैं या नया जो अपना बनाया हुआ जो सामान देखते हैं, तो उसमें कई कहते हैं मैं समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि उन्हें पहले व्यंजन संधि की परिभाषा पता नहीं, व्यंजन संधि होती क्या है। तो पहले तो संधि क्या होती है, उसके बाद व्यंजन संधि क्या होती है, क्योंकि स्वर संधि को अभी समझाना नामुमकिन, क्योंकि स्वर संधि लगभग 8-9 वीडियो के अंदर स्वर संधि पूरी बनी है। तो उनको संक्षिप्त में समझाने के लिए हमने जो स्वर संधि का चक्रव्यूह था वो हमने बनाया है। उस चक्रव्यूह के माध्यम से स्वर संधि को हम संक्षिप्त में समझ सकते हैं। हालांकि जब व्यंजन संधि होगी तो व्यंजन संधि के बाद में भी हम क्या करेंगे, एक व्यंजन संधि का चक्रव्यूह और बनाएंगे। उसको व्यंजन संधि को हम शॉर्ट में लेंगे, संक्षिप्त रूप में लेंगे, छोटे रूप में लेंगे। अब मेरे संधि क्या है, दो वर्णों का मेल संधि होती है। उसमें चाहे दो स्वर भी आ सकते हैं, दो व्यंजन भी आ सकते हैं, व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, स्वर के बाद व्यंजन भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो व्यंजनों का, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। जब दो वर्ण पास पास में आते हैं तो उन वर्णों में देखिए, एक होता है शब्द, एक होता है वर्ण। जो शब्द होता है, कई वर्णों को मिलकर के एक शब्द बनता है। कई वर्णों को दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो प्रक्रिया होती है, जो बदलाव होता है, जो चीज बनती है, उसे शब्द कहा जाता है। जबकि संधि में दो वर्ण मिलते हैं, वो दो वर्ण कौन से मिलते हैं, जो धन का चिन्ह होता है उसके पूर्व मतलब पहले वाला और पर का मतलब बाद, दोनों वर्ण मिलने के बाद में जो बदलाव होता है उसे हम संधि कहते हैं। फिर हम आए कि संधि के अंदर व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि क्या चीज है, व्यंजन संधि जो चीज है वो व्यंजन संधि है। देखिए, पहला वर्ण तो आएगा वो व्यंजन ही आएगा। व्यंजन संधि में जो पहला वर्ण आएगा, जो पूर्व वर्ण आएगा, वो व्यंजन होगा। ये तो डिसाइड है, ये तो निश्चित है। जो पूर्व में जो वर्ण आएगा वो क्या होगा, व्यंजन। अब रही बात पर के अंदर व्यंजन भी आ सकता है और पर के अंदर स्वर भी आ सकता है। बाद वाले पद की कोई निश्चित नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि पद होते ही हैं। पहला कौन सा हो गया, इधर आ गया व्यंजन, और इधर स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, वो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि के हमने जो रूप पढ़े अलग अलग, पहले हमने पढ़ा ष्टुत्व संधि में ष्टु हो रहा था, ष्टुत्व संधि में ष्टु हो रहा था। फिर हमने पढ़ा संधि पढ़ी कौन सी, परसवर्ण संधि पढ़ी, उसके अंदर परसवर्ण हो रहा था। हमने अनुस्वार संधि पढ़ी, उसमें मैं का अनुस्वार हो रहा था। अब आज हम जो संधि पढ़ेंगे, वैसे संधि का नाम अलग है। जिसे हमने संधि पढ़ी, एक लत्व संधि पढ़ी, तोरली, तो तोरली वाला जो भाग है इसे अलग है। अगर हम कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर हम चर्चा करें, उनकी चर्चा करें, तो तोरली अलग संधि है। लेकिन 10th क्लास की जो सिलेबस है उसके अंदर इस तोरली संधि को परसवर्ण में शामिल किया गया है। अगर हमारे 10th क्लास में, 9th क्लास में अभी जो माध्यम जो चल रहा है, हमारी सिलेबस चल रहा है, उसके अनुसार अगर हम संधि बनाएंगे तो धन लेना है, या और हम जो संधि बनाएंगे टाइमर के बाद में लाने वाला, तो वो संधि का नाम हम परसवर्ण लिखेंगे। हम लत्व या तोरली नाम नहीं लिख सकते, हालांकि कंपटीशन में इसका नाम लत्व लिखेंगे हम। अब उसी का हमने पहला पढ़ा, परसवर्ण का पहला भाग पढ़ा हमने, यही अनुस्वार से यही परसवर्ण पढ़ा पहला। दूसरा हमने पढ़ लिया तोरली वाला पढ़ा, और तीसरा परसवर्ण का जो तीसरा भाग है 10th क्लास के अनुसार वो होगा अनुनासिक संधि। 10th क्लास में अनुनासिक संधि है, उसको परसवर्ण में दे दिया गया है। वैसे अनुनासिक संधि एक नई संधि का नाम होता है वैसे, लेकिन 10th क्लास का जो सिलेबस है, जो इसका दिया गया है, पूरा अपना सब्जेक्ट दिया है, उसके अंदर परसवर्ण का तीसरा भेद कौन सा दिया, अनुनासिक दे दिया। अनुनासिक संधि
महेश्वरी सूत्रों की चर्चा की थी कि महेश्वरी सूत्र क्या है। ये भगवान शंकर के, भगवान महेश के डमरू से निकले गए 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों के आधार पर ही पूरी संस्कृत की जो व्याकरण है वो इन पर आधारित है। पूरी संस्कृत के जो व्याकरण है इन पर इस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी किसके ऊपर आधारित है। हमारी पृथ्वी हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारी पृथ्वी एक शेष नाग पर आधारित है। शेष नाग पर पृथ्वी टिकी हुई है। उसी प्रकार जो हमने संस्कृत की व्याकरण है, जो संस्कृत की ग्रामर है, वो महेश्वरी सूत्रों पर टिकी हुई है। अगर ये सूत्र हिल जाए, अपना स्थान परिवर्तन कर दे, तो ये मान लीजिए कि संस्कृत की व्याकरण में भी भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ सकता है। ये सूत्र हमें समझना आवश्यक है। ये 14 सूत्र हैं। अब हम आज जो संधि पढ़ रहे हैं वो संधि है अनुनासिक संधि। संधि का नाम क्या है? अनुनासिक व्यंजन संधि। देखिए, अनुनासिक व्यंजन संधि। संधि का हमारा आज का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा अनुनासिक व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि अनुनासिक क्यों है? पहली चीज तो यह जवाब, अनुनासिक जो संधि है वो अनुनासिक क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए अनुनासिक में अगर हम चर्चा करें तो अनुनासिक जो शब्द हैं वो कौन से हैं? नासिका वाले हैं। अनुनासिक जो शब्द हैं, अनुस्वार जो आते हैं शब्द, अनुनासिक में सब पंचमण आते हैं। अनुनासिक में व्यंजन कौन से आते हैं? पंचमण आते हैं। और अनुनासिक शब्दों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अनुनासिक शब्दों का उच्चारण स्थान होता है नासिका। तो ये तो निश्चित है कि अनुनासिक शब्द अगर नाम है तो जो कुछ बनेगा वो अनुनासिक बनेगा। हम इष्टुत्व संधि पढ़े थे, इष्टु बन रहा था। इष्टुत्व संधि पढ़े थे, इष्टु बन रहा था। हमने परसवर्ण संधि पढ़ी, परसवर्ण बन रहा था। हम लत्व संधि पढ़ी, लय बन रहा था। संधि पढ़ रही, कौन सी पढ़ रहे हैं? अनुनासिक संधि पढ़ रहे हैं। तो जो कुछ परिवर्तन होने पर जो आदेश वर्ण आएगा, जो स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा? अनुनासिक होगा। और अनुनासिक क्या होगा? अनुनासिक प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार से उच्चारण स्थान नासिका। तो जो नासिका में 5 उच्चारण स्थान आते हैं, जो 5 वर्ण आते हैं, जो पंचम वर्ण है, क वर्ण का पंचम वर्ण, च वर्ण का, त वर्ण का, त वर्ण का और क वर्ण का, इन वर्गों के जो पंचम वर्ण है वो अनुनासिक आते हैं। तो अगर वर्णों के मिलने पर जो कुछ परिवर्तन होगा, जो कुछ बनेगा वो क्या बनेगा? अनुनासिक बनेगा। ये तो समझ में आ गई बिल्कुल क्लियर बात। अनुनासिक संधि में क्या बनेगा? अनुनासिक ही बनेगा। जब हम संधि का नाम ले रहे हैं, अनुनासिक संधि पढ़ रहे हैं, अगर हम मंदिर जा रहे हैं, गणेश के मंदिर जा रहे हैं, तो निश्चित की बात है कि उस मंदिर में जो मेन मूर्ति होगी, मुख्य जो मूर्ति होगी वो गणेश की तो होगी। हम अगर हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो वहां अगर मूर्ति देखते हैं तो निश्चित जो मुख्य मूर्ति होगी वो हनुमान जी की भी होगी। तो हम जब हम संधि पढ़ रहे हैं, अनुनासिक संधि पढ़ रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि जो कुछ बनेगा, जो परिवर्तन बनेगा, जो मुख्य परिवर्तन होगा वो वहां पर क्या आएगा? अनुनासिक आएगा। अब देखिए अनुनासिक संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है इसका यरो अनुनासिकी अनुनासिको वा। एक सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिक है वा। हम सूत्र लिखते हैं, देखिए सूत्र इसका हो जाएगा आपके क्या? यरो अनुनासिके अनुनासिके वा। तो देखिए सूत्र लिखते हैं इसका यरो अनुनासिके 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 अनुनासिको वा। अनुनासिको सूत्र बड़ा है, घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें तो आती रहेगी हमारे कंपटीशन में, ये बड़ी बड़ी चीजें तो आती रहेगी, इसलिए हमें इनका चर्चा नहीं करना है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखो इसमें अलग अलग हम करेंगे, इन चीजों को अलग अलग करते हैं। तो पहले तो क्या है, इसको करो अलग अलग। तो पहले क्या गया? यह है, इसमें से निकाले, यह निकाल दिया। ये क्या गया? अनुनासिके अनुनासिके, ये आ गया अनुनासिके। इसके बाद में ये क्या गया? वापस ए आ गया, ये हो गया अनुनासिक है। ये क्या गया? अनुनासिक है। और वाक का मतलब होता है विकल्प से। वाक का मतलब क्या होता है? विकल्प से। अब यह में कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी आ गई। अनुनासिक में कौन सी विभक्ति आ गई?
सप्तमी आ गई, अनुनासिक में कौन सी विभक्ति आ गई, प्रथमा आ गई। लगभग बात क्लियर हो चुकी। इतना विभक्ति लगाते ही हम समझ तो चुके भाई कौन सा स्थानीय वर्ण है, कौन सा आदेश वर्ण है, कौन सा पूर्व वर्ण है, कौन सा पर वर्ण है और कौन सा आदेश होगा। देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, स्थानीय वर्ण होता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहले संधि जब हमने संधि को स्टार्ट किया था, संधि को शुरू किया था, संधि को धक्का लगाना स्टार्ट किया था, तब से हम पढ़ रहे हैं कि जिस पद में षष्ठी हो वो होता है पूर्व और जिस पद में सप्तमी हो वो होता है पर। तो जहां पर सप्तमी विभक्ति लगी होती है वो कौन सा होता है, पर पद होता है, भाग वाला होता है। और जहां प्रथमा विभक्ति लगी होती है वो आदेश वर्ण होता है। आदेश वर्ण किसके स्थान पर होता है, आदेश वर्ण स्थानीय वर्ण के स्थान, मतलब षष्ठी विभक्ति यहाँ से जाएगी और यहाँ पर आदेश आएगा, कौन, अनुनासिक आदेश आएगा। अब यर, यर क्या चीज है बच्चों, यर होता है प्रत्याहार। हम देखो सूत्र पढ़ चुके हैं, मैं सूत्र, इनको तो याद होना आवश्यक है। ये मान लीजिए ये एक प्रकार का ईश्वर का मंत्र मान लो। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं और कई प्रकार के मंत्र बोलते हैं। ये भगवान को प्रसन्न करने का एक मंत्र ही है, इसे हम याद ही कर लेना चाहिए कंप्लीटली। सुबह सुबह दिन में 2 बार बोल लेना चाहिए, भगवान शंकर प्रसन्न होगी। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो ओम नमः शिवाय के पहले आप ये महेश्वरी सूत्र बोल लीजिए। ये सूत्र है क्योंकि ओम नमः जो शिवा सूत्र है ये तो किसी इंसानों के द्वारा बनाया गया एक मंत्र है, लेकिन जो ये सूत्र है ये तो भगवान शंकर के द्वारा, खुद के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए भाई इनको तो याद करना बड़ा आवश्यक ही है। तो अब यर क्या है, यर एक प्रत्याहार है। यर प्रत्याहार हम इसमें से लेंगे, तो यर प्रत्याहार लेंगे तो यर प्रत्याहार कहां से स्टार्ट होगा, ये से होगा, यर बैठ के ये से। और देखो रे, जो रे आएगा यहाँ पर तो अलग करेंगे तो रे यहाँ पर हलन हो जाएगा, ये हो जाएगा यर, रे हलन हो जाएगा। और यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी हुई तो क्या जाएगा, अनुनासिक आ जाएगा। यहाँ हमने कर दिया अनुनासिक और किसके साथ है, सप्तमी विभक्ति के साथ। ये किसके साथ है, सप्तमी विभक्ति के साथ। और ये किसके साथ है, प्रथमा विभक्ति के साथ। तो जो कुछ आदेश वर्ण होगा वो आदेश वर्ण क्या होगा, अनुनासिक होगा। अब यर प्रत्याहार में जो चीजें आती है, यर प्रत्याहार में जो शब्द आते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। यर प्रत्याहार में शब्द शुरू कहां से होगा, ये से होगा और कहां तक आएगा, रे तक। देखिए रे, एक तो रे यहाँ पर भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रे में क्या लगाया है, हलंत, तो इस रे में हलंत लगाया हुआ नहीं है अभी, तो रे जहां पर हलंत होगा वहां तक यर प्रत्याहार होगा, ये हो गया यर प्रत्याहार। इस ये से लगा करके ये पूरे जितने वर्ण आ रहे हैं वो यर प्रत्याहार में आ रहे हैं। तो यर प्रत्याहार के लिए हम देखो ये से लेंगे, शुरू करेंगे ये, फिर आ गया हो गया, फिर आ गया रे, रे के बाद में टैग को छोड़ सकते हैं हम, जो हलंत वर्ण है अर्धमात्र वर्ण को छोड़ना है, इस संज्ञा होती है तो ये वर्ण आ गया। फिर आ गया आपके क्या, ले आ गया, ले के बाद में ये आ गया, ये के बाद में मैं आ गया, मैं के बाद में रे आ गया, णे आ गया, ने आ गया, ये पांचों वर्ण आ गए। पंचम वर्ण के बाद में फिर लो आप क्या आ गया, झ भ, ये लेना नहीं है हमें, फिर क्या आ गया, ध ढ ध, फिर से लेना नहीं है हमें, फिर क्या आ गया, ज ब ग ड़ द श, लेना नहीं है हमें, से लेना नहीं है। जब गढ़ हो गया फिर लिया हमने छठा फिर ला ठ फ छ ठ थ च ट त, वह लेना नहीं हमें। फिर हमने ले लिया क प, फिर हमने क्या लिया क प, ये लेना नहीं दोबारा हमें, क और प लिया। फिर क्या आ गया स स स, ये आ गया स और स। देखो क प, ये क और प अलग हो गई। अब ये सब वर्ण हो गए, अब इनको इधर ले लिया। अब इधर के बाद में ये क्या हो गए, यर प्रत्याहार। देखो समझना पहले में, बाद में इनको सही लिखेंगे सारणी को, पहले में सारणी समझना है कि यर प्रत्याहार हो गए। अब आ गया सप्तमी में क्या, अनुनासिक, ये तो क्या हो गया, पूर्व पद। अब देखिए हमने तो पहला परस्वर का भेद पढ़ा था, अनुस्वार से, यही परस्वर है। वहां जो अनुस्वार था वो कौन सा था, अपदान था, वहां कौन सा था, अपदान। और यहाँ पर जो आएगा यर प्रत्याहार होगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, ये पदांत। ये विधान है, पदांत आएगा यहाँ पर जो कुछ भी होगा। अब अनुनासिक, इसके अंदर जो अनुनासिक की सप्तमी है, यहाँ पर क्या है, ये मैं रे णे न, ये पंचम, ये सब हो गए यहाँ पर। ये क्या हो गए, आदेश वर्ण। अब इनमें से कोई पद जाएगा और उनके स्थान पर इनमें से कोई एक पद आएगा। अब कौन सा आएगा,
हम देखेंगे उच्चारण स्थान साम्यता, उच्चारण स्थानीय अंतरतमय है, क्या बोलते हैं हम, स्थानीय अंतरतमय के अनुसार यहाँ पर कौन सा पद आएगा ये देखेंगे। यहाँ पर पद कौन सा है, तो पहले इसको हम देखो समझने में हम लोग लग रहा है कि ये वर्ड आ गया, ये वर्ड इसको इसे उधार ले लिया। इसको जो समझने का आसान तरीका है वो हम देखते हैं कि वर्ड हुए में जैसे पार्श्व के पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन से वर्ग आ रहे हैं, तो देखिए पहले हम कैसे लगा लेते हैं। क्या आ गया, कै के बाद में देखो ख, पूरे वर्ड इसमें आगे ये आ गया आपके कै, ये आ गया ख, ये आ गया ग, घ और ड, कै वर्ग पूरा हो गया। च वर्ग में चलो ये आ गया चे, ये आ गया छे, ये आ गया जे, ये आ गया झे और ये आ गया ये, तो च वर्ग भी पूरा हो गया। फिर जैसे हम ट वर्ग ले सकते हैं, तो ट वर्ग में देखिए आप ये आ गया ट, ये आ गया आपके ट के बाद में आ गया ठ, ठ के बाद में ड, ड के बाद में आ गया आपके ढ और ढ के बाद में गया ड, तो ट वर्ग भी पूरा हो चुका। फिर ये ट वर्ग में ये आ गया ट, ट के बाद में ये आ गया थ, द, ध और न, तो ट वर्ग भी पूरा हो गया। फिर हम चलते हैं प वर्ग में, तो प वर्ग में प आ गया, प वर्ग में फ हो गया, फ के बाद ब हो गया, ब के बाद ध और में, तो क वर्ग पूरा हो गया, च वर्ग पूरा हो गया, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब बच्चे क्या इसमें, इसके अंदर बच गए य वर्ग है, चार तो क्या बच गए य वर्ग है और तीन क्या बच गए स है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, 25 तो ये हो गए, 25 से 4 9 9 4 33, कुल 33 वर्ण। यर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब यर प्रत्याहार क्या होते हैं हम समझा दिया। अगर इसको आप शॉर्ट के अंदर बोले, आराम से बोले, इसको हम सही ढंग से लिखते हैं, तो यर प्रत्याहार में 33 वर्णों की संख्या होती है। यर प्रत्याहार में जो 33 वर्ण आते हैं वो अगर हम आसानी से समझे, सरल भाषा में समझे, तो देखिए क वर्ग पूरा होता है, च वर्ग पूरा होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, य वर्ग है, चारों वर्ण होते हैं और स तीनों से होते हैं। तो इस प्रकार यर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33, और अनुनासिक पद की संख्या कितनी है, 5। तो पूर्व पद में क्या आएगा, यर प्रत्याहार। अब इसको सही तरीके से लिख देते हैं इनको वापस समझने के लिए। जो इसका आसान तरीका है, ये हमने तरीका कहां से लिया, सूत्र से लिया है। अब इसको समझने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, कै वर्ग। ये कै वर्ग के 5 वर्ण हो गए, ये हो गया आपके कै वर्ग के 5 वर्ण। फिर आगे च वर्ग पूरा जो हमने पढ़ा था, तो च वर्ग के 5 वर्ण लिए, ये हो गए च वर्ग के 5 वर्ण। फिर ये हो गया ट वर्ग के 5 वर्ण लिए हमने, ये हो गए ट वर्ग के 5 वर्ण। ये ट वर्ग के 5 वर्ण हो गए, ये हो गया इसके ट वर्ग के 5 वर्ण। फिर हमने प वर्ग के 5 वर्ण ले लिए, ये हो गया आपका प वर्ग का 5 वर्ण। फिर क्या आ रहा था, ये वर्ग है, ये हमने ले लिया ये वर्ग। फिर क्या आ रहा था, स है, ये हो गया स। ये तीनों ये हो गए, कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो गए, 33। यर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। अनुस्वार में जो अनुनासिक पद कितने हैं, अनुनासिक पद की संख्या होगी 5। अब इधर जो पद आएगा वो पद क्या होगा, यर प्रत्याहार पूर्व पद, ये पद क्या होगा, परपद। अब जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा, जो पूर्व पद होगा वो होगा पदांत, पद होना चाहिए। पद का मतलब है शुभ दिगंतम पदम, अर्थात जिनका अर्थ निकलता है वो पद होता है। तो इधर जो भी संख्या आएगी वो पदों की होगी, जो भी शब्द आएगा वो पदों का होगा, जो भी वर्ण आएगा वो पदों का होगा, लेकिन आना चाहिए यर प्रत्याहार का। यर प्रत्याहार याद करने की आवश्यकता नहीं है। यर प्रत्याहार में कै वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग, य वर्ग है और स ये तीनों से अनुनासिक ये हो चुका। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखने के लिए देखिए आप, हम पहला उदाहरण से लेते हैं। ये हमारे पास में आ चुका कंप्लीट। उदाहरण के लिए देखिए आप, ये ले हमने इधर, ये तो आगे कौन है, यर प्रत्याहार, और अनुनासिक में यहाँ पर क्या आ गया, 5 वर्ण आ गए, ये मैं, ये हो गया ड, ये न और न। अब इधर जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, अनुनासिक बढ़ेगा। अनुनासिक का मतलब है ये, मैं, ड़, ण और न, इनमें से कुछ ना कुछ बढ़ेगा। इनके बाद में ये होने पर बनना यही है, इनमें से कोई एक बढ़ेगा। इन्हें कहते हैं आदेश वर्ण। इन्हें क्या कहेंगे, आदेश वर्ण। इन्हें क्या कहेंगे, स्थानीय वर्ण। जो अपना स्थान छोड़ रहे हैं, स्थानीय वर्ण। स्थानीय वर्णों के स्थान पर जो आएंगे वो होते हैं आदेश वर्ण। अब इसके हम देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए आप, सबसे पहले उदाहरण आपके आ गया वाक्धर्मयम्। हम मुख्य उदाहरण ले लेते हैं, सूत्र हम लिख लिया, सूत्र में याद हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए उदाहरण पहला हम देखते हैं,
वाक धनुमय, ये हो गया वाक धनुमय। देखिए वाक का, ये वाक शब्द पदांत है क्योंकि वाक का मतलब होता है, वाक का मतलब होता है वाणी और मयम का मतलब होता है निर्मित। तो वाक पदांत शब्द हो गया, अब इसमें कै आ गया और कै क्या है, यर प्रत्याहार है। क्योंकि यर प्रत्याहार हम पढ़ चुके हैं, यर प्रत्याहार में क्या वर्ग पूरा होता है तो क्या वर्ग का कै आ गया। यहाँ पर गे भी आ सकता था, यहाँ पर कै भी आ सकता, ये कै चे ते ते पे ये वर्ग लव स स इनमें से कुछ भी आ सकता था। उसके स्थान के जो पर पद में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है और मैं हमारे अनुनासिक पद में है। अब इनके स्थान पर बनने वाला पद कौन सा होगा, इनमें से कोई होगा। अब स्थानीय वर्ण, इसमें से स्थानीय वर्ण कौन सा है, जो वाग्धन में लिखा हुआ है उस वाग्धन में जो स्थानीय वर्ण है वो कै है। कै अपना स्थान छोड़ेगा और कै के स्थान पर जो वर्ण आएगा वो इसका सवर्णी होगा, क्योंकि उच्चारण स्थान साम्य था। उच्चारण स्थान के अनुसार जो यहाँ पर पद आएगा वो इसका सवर्णी होगा। तो देखिए कै वर्ग, अब कै वर्ग का अनुसार जो अनुनासिक पद है इस पद में कौन सा आ रहा है वो मैं यहाँ ढूंढना है। तो देखिए इस पद के बाद में क्या आ गया, मैं आ गया। अब आएगा क्या, इनमें से एक, इनमें से एक कौन सा आएगा, या तो आएगा ये आएगा मैं, ये आएगा ने, ये आएगा ने और ये आएगा ने, इनमें से एक आएगा। अब कौन सा आएगा, इसको देखने के लिए हमें कै को देखना होगा। कै का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कै का उच्चारण स्थान होता है अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ होता है। तो जो यहाँ पर पद आएगा वो कंठ का होगा, जो यहाँ पर पद आएगा वो कंठ का होगा। अब इनमें से देखना है कंठ का पद कौन सा है, तो कंठ का पद ये तो नहीं है, कंठ का पद मैं भी नहीं है, कंठ का मैं भी नहीं है और मैं भी नहीं है, कंठ का पद कौन सा है, ये है कंठ का पद। तो जो कुछ आएगा वो ये आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ये गया कै, कै के स्थान पर जो आएगा ग होगा और ये हो जाएगा मयम का मयम। जो नया शब्द बनेगा वो होगा हमारे पास में वांग्मय। क्या होगा, वांग्मय। लगातार दो पंचम संधि में आ रही लगभग लगभग संधि कौन सी होगी, अनुनासिक होगी। और दूसरी बात यहाँ पर जो वर्ण हटा है, यहाँ पर जो वर्ण आएगा संधि विच्छेद करने के बाद वो इसी वर्ग का वापस आएगा, ये नहीं इस वर्ग का आएगा, इसी वर्ग का वापस आएगा, पदांत होगा। इस प्रकार की संधि बनेगी वो कौन सी बनेगी, वांग्मय, क्योंकि ये पदांत शब्द है। वांग्मय को जोड़ने से पद बन रहा है, वांग्मय को तोड़ने से पद बन रहा है ये पदांत। हम अगला उदाहरण इसका पढ़ते हैं। और तो देखिए इसका उदाहरण अगला होगा, हम देखते इसका सट धन नवती है, सट धन नवती है। सट में क्या आ गया, कै आ गया। सट में क्या आ चुका है, कै आ गया। सट का मतलब होता है 6 होता है। तो सट के बाद में जो आ गया नवती, नवती कौन सा पद है, अनुनासिक। इनमें से नवती में न आ रहा है, सट में जो टैबर का टै आ रहा है, तो ये तो यर प्रत्याहार हो गया, ये अनुनासिक है, सप्तमी विभक्ति अनुनासिक हो गया। अब जो यहाँ पर आदेश वर्ण आएगा वो किसके स्थान पर आएगा, यहाँ पर जो आदेश वर्ण आएगा वो टै के स्थान पर आएगा। तो टै स्थानीय वर्ण है। अब हमने सट को यहाँ से कर दिया, ये आ गया खे, इसे हम खे बोलते हैं, ये ख आ गया। अब इस खटकोण वाले खे के बाद में टै है, अब टै अपना स्थान छोड़ेगा तो टै के स्थान पर जो आदेश वर्ण होगा वो इसी वर्ग का होगा। तो टै का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा। तो ऋतु रसाना मूर्धा होता है। अब जो यहाँ पर बताएगा वो मूर्धन्य होगा। तो इनमें से देखिए मूर्धा वाला पद कौन सा है, इनमें से मूर्धा वाला पद ये है, ये उदाहरण है, क्योंकि ये तो होगा नहीं। किचु जैसा नाम तालु वाला हो गया, ये अनुस्वार वाला हो चुका है, इसमें ओष्ठ वाला हो गया, ये कंठ का हो गया, ये लक्ष्य सा नाम दंत वाला हो गया। तो ये कौन सा बच गया, मूर्धे वाला बच गया। तो इसको मैं लिख दिया मूर्धे वाला। कौन सा आगे दे गया, पंचम वर्ण। कौन सा है, पंचम वर्ण न होता है तो नहीं आएगा, कौन सा आएगा, आधा आएगा, ये हमने कर दिया आधा। अब इसमें क्या आ गया, नवती है। क्या आ गया, नवती है। अब हम संधि को मिलाएंगे तो ये तो हो गया आपके सहका से, ये न याद हो चुका। अब हमने पढ़े पूर्ण रपड़े वाला पढ़े हम कि जिस प्रकार से न है ये स के संपर्क में आएगा, न अगर स के संपर्क में आता है तो क्या बनता है, उसमें वापस न बनता है। इसीलिए मैं ये संधि बताई आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाते तो निश्चित अगर हम बताते थे तो आप संधि इसको यही बनाते स्तन नवती, और ये संधि क्या होती है गलत, क्योंकि आपने ये तो सही कर दिया लेकिन यहाँ करने में गड़बड़ कर दिया। जैसे ही न संपर्क में आएगा सके तो न के स्थान पर भी क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नवती है। ये इसे ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि देखो आप इसके संधि एक और बना लेते हैं। मान लो ये हमने बना लिया
सट धन नाम, तो नाम के अंदर वैसी जाएगी, न में भी नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक इसका उदाहरण है, ये हमने कर लिया दिक, और दिक के बाद क्या दिक धनमय है, दिक धनमय है। क्या स्थानीय वर्ण है, स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो आदेश होगा वो इसी का पंचम वर्ण होगा। तो कै का पंचम वर्ण क्या हो जाता है, ग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मै का मै, संधि क्या बनेगी, दिंगमय है, संधि क्या बनेगी, दिंगमय है। इस प्रकार जितने भी इसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण और बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वाग्धनमय, वांग्मय बन गया, दिग्धनमय, दिग्गमय बन सकता है। और इसके उदाहरण देखिए आप, जगत धन नाथ है, जगत धन नाथ है, इसी का उदाहरण है और मुख्य उदाहरण भी है। तो ये हम देख लेते हैं बाबू, ये हो गया जगत, जगत का मतलब होता है संसार, ये प्रधान शब्द है, और इसके बाद में लेकर दिया नाथ है। अब देखिए जगत में स्थानीय वर्ण कौन सा है, जगत शब्द स्थानीय वर्ण तय है, स्थानीय वर्ण के स्थान पर जो आदेश होगा वो इसी वर्ग का होगा, न कि इस वर्ग का। तो जय के स्थान पर जय, गय के स्थान पर गय। तय का स्थान कौन सा होता है, तय का होता है ऋतुलशा नाम दंत है। तो जो यहाँ पर पद आएगा नस्य पद, वो दंत वाला ही होगा, तो दंत वाला पद इनमें से कौन सा होगा, न होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, जगन्नाथ है, तय के स्थान पर न कर दिया, न आ गया, नाथे का नाथ हो गया, संधि क्या बनेगी, जगन्नाथ है। तो इस प्रकार से जो ये संधि है, ये संधि परसवर्ण संधि में अभी शामिल की गई है 10th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। वैसे इस संधि का नाम क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन संधि। ये अनुनासिक व्यंजन संधि है क्योंकि इसमें यर प्रत्याहार के बाद में अनुनासिक आने पर, अब यर प्रत्याहार में ध्यान रखना भी, यर प्रत्याहार में शॉर्ट में समझना है। अगर आपको सूत्र याद में नहीं हो, सूत्र आप परीक्षा में नहीं लिख सको, वैसे तो नियम होता है सूत्र अगर बड़ा छोटा कितना का संधि 3 नंबर की संधि आती है बोर्ड में, बाकी विशेष में होता है सब कुछ, लगभग 8-9 नंबर की एक संधि पड़ती है आपकी। तो यर प्रत्याहार में कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, पांचों वर्गों के अलावा क्या आता है, य वर्ग है। अब य वर्ग यहाँ पर य वर्ग का उदाहरण क्यों नहीं आया, य वर्ग का उदाहरण इसलिए नहीं आया क्योंकि इनमें अनुनासिक पद ही नहीं होता है, इनमें अनुनासिक पद होता ही नहीं है, तो पद होता ही नहीं है तो फिर अनुनासिक आना ही नहीं है। क्योंकि ये अनुनासिक किसके बने हैं, ये 5 वर्गों के बने हैं। ये बना कै वर्ग का, ये मान लो कै वर्ग का बन गया, यहाँ से काटो इसको, कै वर्ग के बाद दूसरा गया इचु जैसा नाम तालु वाला हो गया, फिर ये लो ऋतुसा नाम मुर्दा का हो गया, फिर क्या गया लक्षुसा नाम दंता का आ गया, फिर क्या गया उपपत्ति में नाम कोष्ठ आ गया। अब बताइए इनके लिए क्या बचा, इनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, इनका अनुनासिक पद ही नहीं होता है तो इनके उदाहरण आते ही नहीं है। इस प्रकार जो संधि है, ये संधि आपकी अनुनासिक व्यंजन संधि कंप्लीट पूरी हो जाती है। अब तो देखिए, तो इस संधि के बाद में हम अगली संधि पढ़ेंगे तुरंत। वो संधि एक अलग प्रकार की संधि है, बिल्कुल सरल संधि है, उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। आगे जो हम संधि पढ़ेंगे वो संधि, जो हमने ये संधि पढ़ी परसवर्ण, ये अनुनासिक संधि पढ़ी है, अनुनासिक का भेद में समझ लिया, अनुनासिक में ये भी समझा कि अनुनासिक कैसे बनी थी। यह प्रत्याहार के बाद में अनुनासिक आने पर अनुनासिक बनाया वापस। अनुनासिक के अंदर 5 वर्ण आते हैं। अब इनके बाद में ये तो स्थायी वर्ण भी यहाँ से गायब होगा और इनके स्थान पर जो आदेश वर्ण होगा वो इनमें से कुछ न कुछ होगा। तो ये चला गया ये, और इनके स्थान पर जो आदेश हो गया वो ये वर्ण हो चुके हैं। तो इस प्रकार जो संधि बनी है वो संधि कौन सी बन गई, अनुनासिक संधि बन गई। अगली संधि जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही छोटी संधि है और आसान संधि, इतनी कोई लोड लेने वाली संधि है नहीं। वैसे ये अगली संधि का नाम होता है चरत्व संधि। हमने पढ़ा लक्ष्य संधि बहुत ही छोटी थी, उसी प्रकार से यह संधि भी छोटी है। इच्छुत्व पढ़ा था, इच्छु हो जाना इच्छुत्व संधि था। हमने पढ़ा इस्तो है, इच्छुना इच्छु है, वहां पर इस्तो के स्थान पर क्या हो रहा था, हमने पढ़ा इस्तो है, इच्छुना इच्छु है। हमने पढ़ा इस्तो है, इच्छुना इस्तो है, इष्टुना और इष्टु पढ़ा। हमने पढ़ा तो ली है। तो इस प्रकार की संधियां पढ़ी थी। हमने पढ़ा परसवर्ण संधि पढ़ी, तो इस्तो के स्थान पर क्या हो जाना, इष्टु हो जाना। तो इष्टु हो जाना संधि कौन सी थी, इष्टुत्व संधि थी। इष्टु हो जाना संधि कौन सी थी, इष्टुत्व संधि थी। अब ये भी मतलब इष्टु में क्या हो रहा था, स और च वर्ग हो रहा था। इष्टु में क्या हो रहा था, स और ट वर्ग हो रहा था। ली संधि में क्या हो रहा था, ल हो रहा था। परसवर्ण में क्या हो रहा था, परसवर्ण हो रहा था। उसी प्रकार हम जो संधि पढ़ेंगे उस संधि का नाम है चरत्व संधि। तो चरत्व वो बात है, इसका त्वय निकाल, इष्टुत्व में ये संधि कौन
इष्टुत्व संधि थी, इष्टुत्व के त्व से हमने त्व निकाला तो संधि कौन सी बची? इष्टुत्व। तो उसी प्रकार चरत्व में से हम त्व निकालेंगे, चरत्व में से त्व निकालेंगे तो संधि कौन सी बचेगी? चर। तो जिसमें इष्टु हो जाना इष्टुत्व संधि थी, जहां पर इष्टु हो जाना इष्टुत्व संधि थी, जहां पर ल हो जाना लत्व संधि थी, तो जहां पर चर हो जाना चरत्व संधि होगी। जिस संधि में चर हो जाता है वो संधि कौन सी होगी? चरत्व संधि होगी। जहां पर इष्टु हो जाना, ये स और चैवन हो रहा था वो इष्टुत्व संधि थी, जहां पर ये कौन का थ हो रहा था, टैवर हो रहा था, इष्टुत्व संधि थी। उसी प्रकार चर हो जाना चरत्व संधि होगी। संधि कौन सी होगी? चरत्व संधि होगी। अब चरत्व संधि का जो सूत्र आएगा वो होता है इसका सूत्र खरीच है। सूत्र कौन सा होता है इसका? खरीच है। देखिए इसमें नाम दो आए हैं, इसमें कुछ हमें लेना पड़ेगा और जो लेने का जो उदाहरण लेने की प्रक्रिया हम पहले संधि से करते आ रहे हैं, इसका सूत्र होगा खरीच है। सूत्र क्या होगा इसका? खरीच है। अब खरी में देखो, खरी के अंदर हमें जो उधार लेने वाली चीज है, जो अनुवृत्ति होगी, जो अनुवृत्ति पहले वाले सूत्र में से होगी और पहले वाले सूत्र में से अनुवृत्ति किसकी होगी? झल की अनुवृत्ति होगी। इसमें किसकी होगी? झल। झल प्रत्यार झलाम है। झलाम में कौन सी वृत्ति है? षष्ठी। ये हमारा सूत्र आएगा अगली संधि में पढ़ेंगे हम झलाम जसवंती, जिसमें संधि पढ़ेंगे जसव संधि पढ़ेंगे। तो जसव संधि पढ़ेंगे तो हमारे पास में आता है झलाम जसव अंत्य सूत्र आता है, तो वो हमने वहां से लिया है झलाम। झलाम के बाद में क्या गया? खरी, और खरी के बाद में क्या गया? च। अब झलाम में कौन सी वृत्ति हो गई? षष्ठी। षष्ठी का मतलब क्या हो गया? स्थानीय वर्ण हो गया। यहाँ पर खर, ये तो हो गया झल प्रत्याहार। ये कौन सा प्रत्याहार हो गया? झल प्रत्याहार। ये कौन सा प्रत्याहार हो गया? खर प्रत्याहार। अब देखिए खर में कौन सी वृत्ति लगी है? सप्तमी। अच्छ शब्द में लगी हुई है अच्छी, जगत में जगती, भवत में भवती। उसी प्रकार खर में क्या लगेगा? खरी। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, और जहां पर सूत्र में सप्तमी विभक्ति आती है वो पद कब आता है? बाद में। जब सूत्र में षष्ठी विभक्ति आती है तो वो पद कौन सा होता है? पूर्व पद। और जब सूत्र में होती है सप्तमी तो वो पद कौन सा होता है? परपद। तो खर वाला पद कौन सा होगा? परपद, और झल वाला कौन सा होगा? पूर्व पद। अब इनके स्थान पर जो बढ़ेगा वो क्या होगा? चर। वो क्या होगा? चर। चर क्या होगा? आदेश वर्ण। चर क्या होगा? आदेश वर्ण। अब चर में चर भी एक प्रत्याहार है, खर भी एक प्रत्याहार है, झल भी एक प्रत्याहार है। हमारे पास में तीन तीन प्रत्याहार आ रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान से देखना होगा कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो पहला हमारे पास में कौन सा हो गया? झल। झल प्रत्याहार शुरू कहां से होगा? जैसे होगा। झल प्रत्याहार शुरू कहां से हो रहा है? जल से हो रहा है। तो झल हम लिखेंगे, झल कहां मिलेगा हमें? देखिए झल के लिए हम जाएंगे झल, जब से झल शुरू हो रहा है और हल्के लय तक, यहां से यहां तक जो आएगा वो झल प्रत्याहार होगा। देखो लय एक बार पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो झल है, इस झल से माइक्रो सूत्र का झल है, इससे झल शुरू होगा और लय तक जहां तक आएगा वर्ण वो झल प्रत्याहार होगा। तो हम झल प्रत्याहार में लेते हैं। झल प्रत्याहार में पहले कौन सा आ गया? झ और भ आ गया। यह हम लेंगे नहीं, ये इस संकेत वर्ण होता है, इसको हम नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। ढ है, तीन वर्ण आ गए, इन तीनों वर्णों को हम यहाँ लेंगे। घ, ये हो गया ढ, ये हो गया ध। घड़क के बाद में तीनों वर्ण आ गए, जो तीसरा वर्ण होता है पद का, प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण होता है ज, ब, ग, ड़ और द। ये तीसरे वर्ण हो गए। फिर आगे आपके खरपच का पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक पद का पहला और दूसरा वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। इनके अंदर पहला और दूसरा वर्ण कैप है, इसमें कैप हो रहा चुका तो कैप है। कैप के बाद में क्या गया? तीनों प्रकार के श आ गए, श, श, स। अब झल है तो रह क्या है? भी आ रहा है। ये इतने वर्ण कौन से हैं? झल प्रत्याहार। ये झल प्रत्याहार के वर्ण हैं। देखिए इन प्रत्याहारों को ध्यान से देखना है। इन प्रत्याहार में जो वर्ण आए हैं वो प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण भी आ गया, क आ गया, क के बाद में वो च आता है, ये च भी आ चुका, च के बाद में ट आ चुका, ट के बाद में त आ चुका, त के बाद में प। तो प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण क, क के बाद में च के बाद में ट आ गया, ट के बाद में त आ गया और प आ गया। प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण आ गया। अब देखते हैं प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण भी देख लो। ख आ गया, ख के बाद दूसरे वर्ण में आपके आएगा छ आ गया, दूसरे वर्ण में आता है आपके ठ भी आ गया, फिर दूसरे वर्ण में आता है फ का फ आ गया, तो फ का फ भी आ गया। अब क्या बच गया इसमें? अब देखिए तीसरा वर्ण
तीसरे वर्ण के लिए देखिए आ गया ज ब ग ड़ द, ये तीनों तीसरे वर्ण होते हैं। ये कैवर का तीसरा वर्ण हो गया, ये चैवर का तीसरा वर्ण हो गया, ये टैवर का तीसरा वर्ण हो गया, ये टैवर का तीसरा वर्ण हो गया और ये हो गया पैवर का तीसरा वर्ण। तो तीसरे वर्ण भी हो गए। तो प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण भी आ गया, प्रत्येक वर्ण का तैथ है, ये दूसरा वर्ण गया यहाँ पर। प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण आ गया, प्रत्येक वर्ण का दूसरा आ गया, प्रत्येक का तीसरा आ गया। अब प्रत्येक वर्ण का चौथा वर्ण देखिए, कैवर का चौथा वर्ण ध होता है, चैवर का चौथा वर्ण झ होता है, टैवर का चौथा वर्ण में ढ हो गया, टैवर का चौथा वर्ण में ध हो गया और पैवर का चौथा वर्ण भ। तो प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। अब देखिए यहाँ पे पंचम तो नहीं है, पंचवर्ण नहीं है, पंचवर्ण यहाँ पर नहीं है। अब बचे क्या, स है, ये चार वर्ण बचे। तो मतलब अब समझ लो झल में झल क्या होते हैं, झल प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का चौथा वर्ण और स है। तो कुल मिलाकर के ये 5 वर्गों के 4 वर्ण तो कितने हो गए 20 और 4 कितने हो गए 24। तो झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी हो गई 24। पहले हम झल समझेंगे, झल के बाद में फिर हम ख समझेंगे, ख के बाद फिर हम चढ़ समझेंगे। तो झल में क्या गया, झल में आ गया प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण और स है। ये इनको हम उच्चारण स्थान के अनुसार लिख देते हैं। पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, लिख करके बिल्कुल साफ लिख लेते हैं। तो इनको नंबर से लिख लेते हैं एक बार ताकि हमें समझने में आसान हो। तो देखिए पहला आ गया कैवर, कैवर के 4 वर्ण है क, ख, द और घ। चैवर के 4 वर्ण है च, फिर आ गया क्ष, फिर आ गया ज, फिर आ गया झ। टैवर के 4 वर्ण है ट, ठ, ड और ढ। फिर आ गया टैवर के 4 वर्ण त, थ, द और ध। पैवर के 4 वर्ण प, फ, ब और भ। ये सभी कौन से हैं, अर्धमात्रिक, ये व्यंजन है सभी, ये सभी इन सबको व्यंजन। अब हमारे पास में क्या बच गया, स है। अब देखिए स है में जो है उस है का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ के अनुसार है कहां आएगा, है आएगा कैवर के पास में, क्योंकि कैवर का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, कंठ होता है और है का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है पहला। अब हमारे पास में क्या बच गया, यवरल है, 4 वर्ण बच गए। तो यवरल में जो 4 वर्ण बचे हमारे पास में, यवरल बच गए, लेफ्ट इसमें है ही नहीं, केवल य और व और र 3 वर्ण बचे हमारे पास में। और इसमें झल प्रत्याहार में देखो तीनों आगे से, अब क्या बोलेंगे स ये 3 से बचे केवल हमारे पास में, स बचा है क्योंकि हमारे पास में झल प्रत्याहार में स आ गया है, हमने ले लिया था। अब स पहला स कौन सा बच गया, पहला स बच गया, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, इसका इच्छु जैसा नाम तालु होता है। तो इच्छु जैसा नाम तालु का कहां गया, चैवर में आ गया, क्योंकि स का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु, तो तालु के साथ आएगा। फिर कटकोण का थे आ गया, तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, लिटो सा नाम मृदा होता है, तो मृदा के साथ आएगा। फिर बच गया सलेट वाला, सड़क वाला स बच गया, उसे दंती स का स्थान कौन सा होता है, दंती होता है, दंत होता है, लतु रसा नाम दंत है। तो ये स किसके साथ में है, इसके साथ। ये सब काम कंप्लीट, ये 24 वर्ण हो गए। इन 24 वर्णों को हम कहते हैं झल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 वर्ण क्या हो गए, झल। अब पूछे झल प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा और है के बाद में क्या आता है स। तो स है, ये 4 वर्ण हो गए, 20 हो गए, 24 वर्ण। अब आता है ख, खर में क्या आता है, तो खर में आता है ख से लगा करके रह तक। अब ख कहां होगा, तो ख के लिए देखिए दूसरा सूत्र जो होता है ख में, ये आएगा किससे, खर पछट से वाले स्टार्ट होगा ये। तो देखिए ख वाला कहां रहेगा, इसमें ख पछट वाला किसे लगा करके और कहां रहे, रह तक आ रहा है। ख पछट से लगा कर कहां आएगा, रह तक। ये ख से लगाकर रह तक आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, खर बोलेंगे। बिना महसूस सूत्रों के संधि नहीं आ सकती है, ख से लगाकर रह तक तब खर। अब हिंदी में संधि अगर हम पढ़ेंगे संधि वहां खर आ गया, तो वहां पर महसूस सूत्र है ही नहीं, वहां पर परिभाषाओं को रटना है, यहाँ हर चीज को समझना है। तो ख से लगाकर रह तक जितने वर्ण हैं वो क्या होंगे, खर। अब खर में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, हम इनको वही देख लेते हैं एक बार। खर में देखिए पहला वर्ण लेते हैं, तो पहले कैवर होता है, तो कैवर का पहला वर्ण आ गया, कैवर का पहला वर्ण में से देखें तो कैवर का पहला वर्ण ये रहा। खर में कहां तक आएगा मामला, खर का मामला यहाँ तक आएगा, रह तक, तो यहाँ तक और यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए पहला कैवर होता
इनको यहाँ काट देते हैं। ये कैवर्ग का पहला वर्ड हो गया, ये कैवर्ग का दूसरा वर्ड हो गया। कंप्लीट बात। फिर आइए हम चवर्ग में। चवर्ग में ये चवर्ग का पहला वर्ड हो गया, ये चवर्ग का दूसरा वर्ड भी हो गया। चवर्ग खत्म हो गया। फिर हम टैवर्ग में आ जाओ। ये टैवर्ग का पहला वर्ड हो गया, ये टैवर्ग का दूसरा वर्ड भी हो गया। फिर आ जाओ टैवर्ग के बाद में टैवर्ग में आ जाओ। ये टैवर्ग का पहला वर्ड हो गया और चलो ये टैवर्ग का दूसरा वर्ड भी हो गया। अब बच गया पैवर्ग, तो ये बन गया पैवर्ग का पहला वर्ड और पैवर्ग का दूसरा वर्ड। अब क्या बचा हमारे पास ये खरवे से। अब खरवे हमारे पास बचा है, वो बचे केवल ये तो आने वाली क्योंकि संख्या होती है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब क्या बचा हमारे पास 3 से बचे हैं, से। तो ये तीनों शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या गया, प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण कै चे टैट है और तैत है, पैफ है और ये बच गए यहाँ पर। खरवे ये भी है कि से तीनों सारे केवल बार तीनों से लिखेंगे केवल। से आ गया इचुएसनाम, लिटुसनाम दंत है, लिटुसनाम दंत है, लिटुसनाम मुर्दा। ये तीन प्रकार के ये पूरे व्यंजन हमारे पास में आ चुके हैं। ये आ गया। अब बच गया कौन, चर। चर में क्या है, चर में जैसे लगाकर रहता है, तो वो देखिए चर में जैसे शुरू हो रहा है वो कहां तक आ रहा है, रहते आ रहा है। जैसे शुरू हो रहा है कहां तक रहता है। तो चर में कहता है कितने वर्ण आए हैं, चर में वर्ण आए हैं 1 2 3 4। कितने वर्ण आए हैं, 1 2 3 4 5। मतलब प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण कै चे टे टे पै और क्या है से आ रहा है। ये आ गया से, ये आ गया से, ये आ गया से। ये हो गया कौन, चर प्रत्याहार। अब इस संधि को आराम से समझ सकते हैं। अब संधि समझना स्टार्ट होगी हमारी, ज्यादा बड़ी संधि है, उदाहरण बहुत ही कम है इसके। तो देखिए ये हो गया झल प्रत्याहार। ये आदेश वर्ण होंगे, ये हमेशा पूर्व पद में आएंगे। पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण होगा वो किसका होगा, इनमें से किसी एक का होगा। जो पर पद में जो आएंगे, जो धन के बाद आएगा वो इनमें से एक आएगा। अब इनके स्थान पर जो बढ़ेगा वो इनमें से एक बनेगा। वो बढ़ेगा किसके अनुसार, वो बढ़ेगा उच्चारण स्थान के अनुसार बढ़ेगा। तो देखिए उदाहरण लेते हैं इनका। तो ये पहले होगी झल प्रत्याहार के बाद में खर आने पर क्या बन जाना, चर बन जाना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, झल प्रत्याहार के बाद में खर वर्ण आने पर चर हो जाना ही, चर हो जाना ही। संधि कौन सी होती है, चरत्व संधि होती है। कौन सी होती है, चरत्व संधि होती है। तो देखिए चर में उदाहरण देते हैं, इसके 2-3 उदाहरण हमारे पास में। सदन कार्य है पहला उदाहरण, इसको साफ कर देते हैं यहाँ पर और इसका उदाहरण समझते हैं हम। उदाहरण इसका होगा, हमने लिया उद्धन सदन कार्य है। हमने पहला उदाहरण कौन सा लिया, सद धन कार्य। अब ध्यान से देखिए, सद में क्या गया, दया चुका है और कार्य में कौन आ गया, क्या चुका। तो ये तो कौन हो गया, झल। ये कौन हो गया हमारे पास में, जल के बाद में क्या आ गया, खर। ये आ गया खर, क्योंकि खरीच में खरबाज में आ रहा था। ये जलाम खरीच है, तो जलाम का जल आ गया, खरी का। अब जो झल यहाँ से गायब होगा उसके स्थान पर क्या आएगा, इनमें से आएगा। तो देखो द अगर यहाँ से गायब हो रहा है तो द के स्थान पर जो नया शब्द आएगा वो इसी वर्ग का होगा। तो द का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, द का उच्चारण स्थान होता है कौन सा, लट्टू नाम दंत है। तो इनमें से जो शब्द आएगा वो किसका आएगा, दंत का। तो दंत में से कौन सा रह गया, तय रह गया। कौन सा रह गया, तय रह गया। तो इसको तय को लेंगे हम केवल। तो तय को देखिए लीजिए, ये मिल गया से। अब ये द के स्थान पर कौन आ गया, तय। ये लिख गया तय, ये कौन आ गया, कार्य है। ये कौन आ गया, कार्य। संधि को बना सकते हैं से तय अर्धमात्रिक है, संधि क्या बनेगी, शत कार्य है। इस प्रकार जो संधि बनी है इस प्रकार बनेगी। द के स्थान पर यहाँ ये नहीं है कि द के वर्ग का, इसलिए नहीं, द के उच्चारण स्थान का यहाँ पर पहले उच्चारण स्थान आता है, पहले उच्चारण स्थान आता है। उच्चारण स्थान में अगर नहीं है तो फिर निकटतम जो उच्चारण स्थान है उसको देखा जाता है। इसका अगला उदाहरण है, हम ले लेते हैं उदाहरण कम है इसका, लिबधनसा। कहते हैं इसका लिबधनसा, उसके उदाहरण बहुत ही कम है। लिब धन सा, ये समझ लिया आपने। तो देखो ली तो ली रह गया, भय ये रहा, भय यहाँ पर भय आ गया, इसका जलाम प्रत्याहार का भय आ गया। और इधर खरीका से लिखा हुआ है, तो खरीका से ये लिखा हुआ, ये रहा से, इसमें दिया हुआ है से दिया हुआ है।
चर में है नहीं, कुछ खरीका से आ गया, तो भ के स्थान पर जो आएगा तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो इनमें से ओष्ठ का कौन सा आ रहा है? तो देखेंगे तो ओष्ठ का आएगा, क्या आपका आएगा ओष्ठ का, और कोई इनमें से ओष्ठ के नहीं है। तो हमने ले लिया यहाँ पर क्या, पहले लिया इधर कौन बन गया सा, मिलाई संधि को, ये बन गया ली, ये अर्धमात्रा का लिया हमने, ये आ गया लिप्सा, संधि क्या बनेगी? लिप्सा। इसके उदाहरण कम है, उदाहरण बहुत ही कम इसके। इस प्रकार ये जो संधि बनी है, इस संधि का नाम क्या होगा? चरत्व संधि हो जाएगा। अब परिभाषा आपके लगभग आराम से समझ में आ चुकी थी, न कि इसको कहीं चक्कर यह च के बाद में चरत्व संधि है। तो इस प्रकार से संधि ये आपकी पूरी हो चुकी है। अब संधि में कोई समस्या हो तो मैं आप आराम से पूछ सकते हो। नमस्कार करता हूं, नमस्कार।